हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 16 जुलाई के करंट अफेयर। और देखिए, आप लोगों के रिवीजन के लिए आपको मासिक जो पीडीएफ होती है करंट अफेयर की, वो तो दी जाती है। साथ ही साथ अब आप मासिक करंट अफेयर का रिवीजन कर सकते हैं एक वीडियो के भी माध्यम से। तो जून 2021 का जो मासिक करंट अफेयर है उसका वीडियो आ गया है और इसमें 400 से अधिक प्रश्न डिस्कस किए गए हैं। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप डेली का जो करंट अफेयर होता है, अगर उसकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हो तो आओ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर हम डेली का जो पीडीएफ होता है वो शेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ मंथली पीडीएफ के लिए भी आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। संघाई सहयोग संगठन की 2021 में बैठक किस देश में संपन्न हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एससीओ के बारे में है ये। तो एससीओ की जो 2021 में बैठक हुई है वो तजाकिस्तान में हुई है। तो ऑप्शन सी है इसका, बिल्कुल करेक्ट है। और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अगर ये एग्जाम में आया तो इसका जवाब होगा भारत के विदेश मंत्री जो कि हैं एस जयशंकर। ठीक है, तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीन के विदेश मंत्री वांग ई और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हुए। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने संबोधन में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य संदेश को भी रेखांकित किया है और संगठन की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगठन की उपलब्धियों पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। दोस्तों, एससीओ ये 8 देशों का एक समूह है। इसे नाटो के टक्कर में खड़ा किया गया था। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके अस्थायी सदस्य बने थे। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के अलावा कौन कौन है? तो एससीओ में भारत और पाकिस्तान के अलावा हैं रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 8 देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय संघाई में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी तो वो भी संघाई में ही हुई थी। रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा एक शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसमें भारत और पाकिस्तान को 2017 में शामिल किया गया, ये भी आप याद रखना। कौन सा देश अपने त्वरित प्रक्रिया, जिसको आप क्यूआर कोड कहते हो ना, क्यूआर कोड, तो कौन सा देश अपने त्वरित प्रक्रिया कोड के लिए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो यह देश है भूटान। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों याद रखना कि सिंगापुर के बाद भूटान मर्चेंट स्थानों पर भीम यूपीआई स्वीकार करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। भूटान जो है वो रुपे कार्ड जारी करने और स्वीकार करने और भीम यूपीआई को स्वीकार करने वाला दुनिया का एकमात्र देश है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी याद रखना कि अभी हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसको आप कहते हो केवीआईसी, तो केवीआईसी ने भूटान, यूएई और मैक्सिको में ट्रेडमार्क पंजीकरण भी हासिल कर लिया है। ये अभी 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है, तो इम्पॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, अगर बात हो रही है भूटान की, तो ये है भूटान। और भूटान की राजधानी कहाँ पर है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। जनसंख्या लगभग 8 लाख है। 2019 में कितनी थी? 7.63 लाख। और वहाँ के राजा कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। दोस्तों भूटान दुनिया के उन कुछ देशों में है जो खुद को शेष संसार से अलग थलग रखता चला आ रहा है और आज भी काफ़ी हद तक यहाँ विदेशियों का प्रवेश नियंत्रित है। देश की ज़्यादातर आबादी छोटे गांवों में रहती है और कृषि पर निर्भर है। शहरीकरण धीरे धीरे अपने पांव जमा रहा है। बौद्ध विचार यहाँ की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और यहाँ का जो नेशनल गेम है वो है तीरंदाजी, ये भी याद रखना। और भारत के जो 4 राज्य जो कि भूटान से सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो सिक्किम हो गया, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा असम। और भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में आ सकता है कि लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से किस देश को बुलाया जाता है? तो ये है भूटान। आगे बढ़ते हैं। देखो, P-81 पेट्रोल विमान ये भारत किस देश से खरीद रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका सही आंसर होगा अमेरिका से। तो बोइंग जो कंपनी है वही बनाती है इस P-81 पेट्रोल विमान को और बोइंग का मुख्यालय आपको मिलेगा शिकागो, यूएसए में। स्थापना इसकी हुई थी 15 जुलाई 1916 में। अध्यक्ष और सीईओ कौन है? डेविड एल कैलहॉन। ठीक है, तो अमेरिकी राज्य विभाग ने भारत को 6 P-81
पेट्रोल, विमान और संबंधित उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। याद रखना P-8I विमान के बारे में कि यह एक लंबी दूरी का समुद्री गश्ती और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान भी है। एक्चुअली में इसका जो नाम है वो P-8I है, ठीक है। कभी कभी इसे P-81 भी कहते हैं, तो इसे P-8I आप पढ़ना। तो यह जो P-8A होता है पोसाइटन विमान का एक प्रकार है जिसे बोइंग कंपनी ने अमेरिकी नौसेना के पुराने P-3 बेड़े के प्रतिस्थापक के रूप में विकसित किया था। 907 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति और 1200 समुद्री मील से अधिक की दूरी पर एक ऑपरेटिंग रेंज के साथ P-8I खतरों का पता लगाता है और आवश्यकता पड़ने पर भारतीय तटों के आसपास पहुंचने से पहले ही उन्हें अप्रभावी कर देता है। वर्ष 2009 में भारतीय नौसेना P-8I विमान के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बनी है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर एक शब्द है कोंगनाडू। क्या बता सकते हो कि कोंगनाडू क्या है? कोंगनाडू एक ऐसा जो है एरिया है जिसमें कुछ जो राज्य हैं भारत के उनके क्षेत्रफल को शामिल किया गया है। तो कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी कि उपरोक्त सभी। कोंगनाडू का जो क्षेत्रफल है इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्से आते हैं। अब देखो ये जो कोंगनाडू शब्द है ये चर्चा में क्यों आया? अभी हाल ही में DMK सरकार द्वारा रचनात्मक सहयोग और राज्य स्वायत्तता की भावना में केंद्र को केंद्र सरकार के रूप में संबोधित करने के बाद शब्दावली का टकराव हुआ। इसके कारण कोंगनाडू क्षेत्र बनाने के लिए तमिलनाडु को अलग करने पर बहस चल रही है। तो कोंगनाडू क्षेत्र है यह एक भौगोलिक क्षेत्र होगा जिसमें दक्षिण पूर्व कर्नाटक, दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु और पूर्वी केरल के वर्तमान भाग शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा, तो इसको जरूर याद रखना। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, मुझे लगता है कि पूछा जाएगा ही। आगे बढ़ते हैं। भारत व एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये भारत का भी और एशिया का भी पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है जिसकी स्थापना की जाएगी बिहार में। बिहार में कहाँ पर की जाएगी? तो बिहार में इसकी स्थापना पटना में की जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। तो भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यानी कि NDRC यह पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा तट पर बनेगा। विशेषज्ञों की टीम द्वारा गंगा नदी में 2018-19 में किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान लगभग 1455 डॉल्फिन देखी गई हैं। गंगा की डॉल्फिन भारत का एक राष्ट्रीय जलीय जानवर भी है, याद रखना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अक्सर अवैध शिकार का यह शिकार हो जाती है। गंगा में डॉल्फिन की उपस्थिति एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देती है क्योंकि डॉल्फिन कम से कम 5 फीट से लेकर 8 फीट गहरे पानी में रहती है। गंगा की डॉल्फिन को एक लुप्त प्राय जलीय जानवर भी घोषित किया गया है और यह दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है क्योंकि अन्य 3 प्रजातियां, एक पाई जाती है यांगजी नदी में और एक पाई जाती है पाकिस्तान में सिंधु नदी और विश्व स्तर पर पाई जाती है अमेजन नदी में, ठीक है, और चौथी पाई जाती है गंगा नदी में जो कि भारत में स्थित है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी वो विदेश भ्रमण पर हैं और उन्होंने हाल ही में जॉर्जिया की यात्रा की है। तो ये जो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है ये जॉर्जिया में किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जॉर्जिया के 2 दिवसीय दौरे पर आए जयशंकर ने देश के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। इसके अलावा तबिलिसी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने 17वीं सदी की सेंट क्वीन के तेवन के अवशेष जॉर्जिया की सरकार और वहां के लोगों को सौंपे हैं। गौरतलब है कि जॉर्जिया पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण देश है। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद जयशंकर ने एक ट्वीट किया। जॉर्जिया के विदेश मंत्री डी जलकालियानी के साथ मिलकर तबिलिसी के एक प्रसिद्ध पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ यह यादगार दौरा समाप्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है गुजरात में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। गुजरात में कहाँ पर? तो गुजरात के गांधीनगर में। तो गुजरात के गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में अनुसंधान आधारित उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना या उसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में किया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन हैं?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो विकल्प हैं उसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि दीपक काबरा। तो दीपक काबरा ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक इवेंट में जज के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वह 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की लयबद्ध जिम्नास्ट इवेंट में जज होंगे। बतौर जज 2010 राष्ट्रमंडल खेल उनका पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। वह 2014 एशियाई खेलों युवा ओलंपिक में भी जज रह चुके हैं। उन्होंने इसके बाद 2018 में एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों, अर्जेंटीना में युवा ओलंपिक, विश्व कप जैसे अन्य इंटरनेशनल टूर्नामेंटों में भी जज की भूमिका उन्होंने निभाई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का मेजबान देश कौन होगा? तो ये होगा हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन ए। तो आपको बता दें कि 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो खेली जाएगी ये भारत में खेली जाएगी। हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ ने मंगलवार 13 जुलाई को घोषणा की कि भारत 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत को 2023 में सुदीर्मन कप का आयोजन करना था, लेकिन BWF ने इस विश्व मिश्रित टीम चैंपियनशिप की मेजबानी चीन को सौंपने का फैसला किया है। तो चीन और टीम में चीन हो गया, सॉरी। देखो BWF ने चीन में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इस साल के सुदीर्मन कप को चीन के सुजोऊ की जगह फिनलैंड के वांता में आयोजित करने का फैसला किया है। इस खेल की सर्वोच्च संस्था ने विज्ञप्ति में कहा कि सुजोऊ में अब 2023 में BWF विश्व मिश्रित टीम चैंपियनशिप का आयोजन होगा, जिसकी मेजबानी पहले भारत को सौंपी गई थी। भारत ने 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी को स्वीकार कर लिया है। अच्छा, याद रखना कि यह दूसरा अवसर होगा जबकि भारत विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसके पहले 2009 में हैदराबाद में इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था भारत में। तो दोस्तों, भारतीय बैडमिंटन संघ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं असम के CM हेमंत विश्व शर्मा। ये भी आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BDF के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1934 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कुआलालंपुर मलेशिया में, और जैसा कि हमने आपको बताया 5 जुलाई 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। NTPC REL देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना का स्थापना कहाँ पर करेगा? तो यह हरित हाइड्रोजन परिवहन व्यवस्था जो होगी ये 5 बसों को चलाया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, और जो कि चलाया जाएगा कहाँ पर? ऑप्शन बी, यानी कि लद्दाख में। अच्छा, ये बताओ कि वर्तमान में यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 7, 8 और 9। अगर आपने इसमें गेस किया है 9 तो गलत हो, 7 भी गलत है, सही है ऑप्शन बी यानी कि 8। याद रखना इसको। तो फ्रेंड्स, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NTPC ने 13 जुलाई को कहा कि इसकी सहायक इकाई NTPC REL लद्दाख में देश की पहली हाइड्रोजन आधारित परिवहन इकाई यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की स्थापना करेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि NTPC REL ने लद्दाख संघ शासित प्रदेश के साथ क्षेत्र में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन व्यवस्था को लागू करने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। NTPC REL NTPC की 100% हिस्सेदारी वाली सहायक इकाई है। बयान के मुताबिक MOU पर हस्ताक्षर के मौके पर लेह में सोलर ट्री और सोलर कारपोर्ट के रूप में NTPC की पहली सौर स्थापना का उद्घाटन भी किया गया। अच्छा, भारत में जो पहला सोलर ट्री लगाया गया था वो कहाँ पर लगाया गया था? तो वो लगाया गया था दुर्गापुर में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। ये भी याद रखना। और शुरुआत में NTPC ने इस क्षेत्र में 5 हाइड्रोजन बसें चलाने की बात कही है। बात करते हैं NTPC के बारे में, तो NTPC की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके MD और CEO हैं गुरदीप सिंह। याद रखना। और अब बारी है क्विज नंबर 194 की। आपसे प्रश्न ये पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया था 23 जून को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये प्रत्येक वर्ष 23 जून को आयोजित किया जाता है, और यह दिन ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने और इस आयोजन के बारे में जागरूकता फैलाने और ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 3 स्तंभों के आधार पर मूव, लर्न और डिस्कवर राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां उम्र, लिंग, सामाजिक पृष्ठभूमि या खेल क्षमता की परवाह किए बिना भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए खेल, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों को तैनात कर रही हैं। अच्छा, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम क्या है? ये थीम है स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बारी क्विज नंबर 195 की। प्रश्न ये होगा कि देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क
ये कहाँ पर बनाया जाएगा, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क। तो ये हैं आपके ऑप्शन और इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग थोड़ा डिटेल में। और चलते चलते आपको बता दें कि इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और इसके लिए आपको स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और मंथली पीडीएफ के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।